नमस्कार दोस्तों, जनरल साइंस में आप सभी का स्वागत है। ये यूजीसी नेट पेपर 1 का जो सामान्य प्रश्न पत्र शिक्षण एवं शोध वृत्ति से रिलेटेड ये 21 नवंबर 2021 का शिफ्ट 1 का पेपर है, जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके अलावा भी हम लोगों ने 2020 के 2019 के कुछ पेपर सॉल्व कर लिए हैं, तो प्रीवियस ईयर पेपर का ही सेट है। तो आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाके देख सकते हैं उनको, और बाकी आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगामी जो भी हम लोग वीडियो बनाएं वो आप तक पहुंच सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है, 6 नंबर से स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा जो 6 नंबर के पहले वाले हों मैथ्स के क्वेश्चन हैं, तो उनको छोड़ के हम लोग उनको स्किप करते हैं, सीधे इससे स्टार्ट करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन से। शिक्षा का स्तर जो उच्च कोटि के चिंतन कौशल प्रयोग की मांग करता है। तो उच्च कोटि के चिंतन कौशल का तो ये क्या होता है, विमर्शक स्तर। ठीक है, क्या होता है इसमें, ये देखो प्रीवियस ईयर पेपर का हमेशा वो रहता है कि हमेशा आता है ये। इससे पहले भी हम लोग 2019 का या 2020 का हम लोगों ने देखा था, उसमें सेम यही क्वेश्चन था। उसमें भी यही पूछा गया था कि उच्च स्तर उच्च कोटि के चिंतन का। तो क्या है इसका, विमर्शक स्तर शिक्षण उच्च कोटि के चिंतन कौशल की मांग करता है। शिक्षण के विमर्शक स्तर को आत्मनिरीक्षण इंट्रोस्पेक्शन के रूप में भी जाना जाता है। इस स्तर को शिक्षण का उच्चतम स्तर माना जाता है। अच्छा, इसमें देखिए विमर्शक स्तर शिक्षण की विशेषताएं बताएंगे। इसमें क्या क्या होता है, छात्रों की अति सक्रिय भूमिका होती है, अत्यधिक विचारशील एवं उपयोगी होता है, स्मृति एवं समझ के स्तर के ऊपर की चेतना होती है, जीवन की वास्तविक समस्याओं हेतु बेहद उपयोगी होता है, छात्र के द्वारा यथास्थिति अपनी क्षमता का प्रयोग होता है और शिक्षक की लोकतांत्रिक भूमिका होती है इसमें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वयस्क शिक्षार्थियों की विशेषता नहीं है पूछ रहा है। वयस्क शिक्षार्थियों के, वे परिपक्व शिक्षार्थी होते हैं, वे तार्किकता से कार्य कर सकते हैं, वे उचित स्तर पहचान खोजते हैं, वे संतुलित चयन कर सकते हैं, बहुधा समसामयिक मूल्यों पर प्रश्न उठाते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, वे उचित स्तर स्थिर पहचान खोजते हैं ये, और वे संतुलित नहीं क्या है ये, बहुधा समसामयिक मूल्यों पर प्रश्न उठाते हैं, ये दो नहीं होगा, सी और ई। बाकी देखिए जो भी वयस्क शिक्षार्थी होंगे वो क्या होंगे, परिपक्व शिक्षार्थी होंगे, तार्किकता से कार्य भी करेंगे और संतुलन का चयन करेंगे। तो क्या है इसमें, वयस्क शिक्षार्थियों की विशेषताएं हुई, आत्मनिरीक्षण के साथ साथ स्वयं को दिशा देने की अभिवृत्ति, व्यवहारिक एवं परिणामोन्मुखी, बहुस्तरीय जिम्मेदारियों वाला और व्यवहारिक और परिणामोन्मुखी होगा, परिपक्व, तार्किक और संतुलित चयन में सक्षम होते हैं ये। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, इसमें मिलान करना है। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक दे रखे हैं और दृष्टांत दे रखे हैं। तो मनोवैज्ञानिक, सामाजिक सांस्कृतिक संस्था और शिक्षण अधिगम। तो इसमें क्या होगा, देखिए जो मनोवैज्ञानिक होगा तो मनोवैज्ञानिक क्या होता है, बौद्धिकता से रिलेटेड होता है, और सामाजिक सांस्कृतिक ये परिवार से आती है ये चीज़ें, और संस्था क्या होता है, एक संकाय संबंध होता है। ठीक है, और शिक्षण अधिगम क्या होता है, जिसमें शिक्षण पद्धति होती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, डी हो जाएगा इसका। इसमें क्या है, मनोवैज्ञानिक स्थिति छात्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण क्रियात्मक आधार प्रस्तुत करती है। मनोवैज्ञानिक स्थिति का सीधा संबंध बौद्धिकता से है। सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति छात्र के जीवन के चतुर्दिक विकास में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश की प्रथम सीढ़ी परिवार होता है। संस्था के अंतर्गत संकाय संबंध आते हैं। वही शिक्षण अधिगम शिक्षण पद्धति को अभिव्यक्त करता है। इस तरह से विकल्प डी से है। अगला है मूल्यांकन का प्रकार, जो विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को भी प्रतिपुष्टि देता है। तो कौन सा होता है, विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि, तो ये रचनात्मक मूल्यांकन में होता है। क्या होता है
रचनात्मक मूल्यांकन विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को भी प्रतिपुष्टि देता है। आमतौर पर कार्यक्रम के विकास में प्रारंभिक मूल्यांकन किया जाता है, कार्यक्रम के विकास में, ताकि प्रदाताओं एवं हितधारकों को परिणामों के रुझानों के बारे में सूचित किया जा सके। विदित हो कि रचनात्मक मूल्यांकन में विकास प्रक्रिया के दौरान डेटा एवं सूचनाओं का संग्रह शामिल होता है, जिसका उपयोग निर्देश की प्रभावशीलता में सुधार के लिए किया जाता है। अगला है कथन दिए गए हैं। स्वयं के 4 चतुर्थक हैं। दृश्य व्याख्यान, विशेष रूप से तैयार की गई अध्ययन सामग्री जिसे डाउनलोड किया जा सके। ऑनलाइन विचार विमर्श मंच शंका निवारण के लिए। समय समय पर विशेषज्ञों द्वारा आकलन। और स्वयं प्रभा 34 DTH चैनल का एक समूह है जो 24/7 आधार पर उच्च गुणवत्ता युक्त शैक्षणिक कार्यक्रमों के प्रसारण हेतु समर्पित है। तो दो तो सही है ना, सेकंड सही है और फर्स्ट क्या है? देख लेते हैं इसका। हाँ, एक असत्य है। ठीक है, क्या है? स्वयं जो है वो शिक्षा नीति के 3 प्रमुख सिद्धांतों पहुंच, इक्विटी और गुणवत्ता को प्राप्त करने हेतु डिजाइन किया गया है। भारत सरकार का कार्यक्रम है। स्वयं पर होस्ट किए गए कोर्स 4 चतुर्थक में विभाजित हैं। ध्यातव्य कि इन चतुर्थकों में टेस्ट क्विज के माध्यम से स्वमूल्यांकन परीक्षण का प्रावधान है, न कि विशेषज्ञों के द्वारा आकलन का। आधा कथन एक असत्य है। स्वयं प्रभा 24/7 आकार पर शैक्षणिक कार्यक्रमों का प्रसारण करने वाला 34 DTH चैनलों का समूह है। आधा कथन 2 सत्य है। जब वैकल्पिक प्राक्कल्पना स्वीकार हो, निराकरणीय प्राक्कल्पना के अस्वीकार होने की प्रसंभाव्यता कहलाती है। तो क्या कहलाती है? शक्ति। क्या होता है इसमें? वैकल्पिक प्राक्कल्पना स्वीकार हो और निराकरणीय प्राक्कल्पना का अस्वीकार। जब वैकल्पिक प्राक्कल्पना स्वीकार हो, निराकरणीय प्राक्कल्पना के अस्वीकार होने की प्रसंभाव्यता क्या कहलाती है? संभाव्यता क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। वैकल्पिक प्राक्कल्पना वह है जिसमें शोधकर्ता द्वारा 2 या 2 से अधिक चर के बीच अंतर या प्रभाव का अनुमान लगाया जाता है। अगला है वैधता किस नाम से जानी जाती है जहां माप के मापक वैधता का आकलन इसकी तुलना समान संकल्पना वाले दूसरे माप से करता है और जो एक दूसरे की पद्धति से उत्पन्न हो रहा हो। तो इसे क्या बोलते हैं? अभिसारी वैधता। अभिसारी और अपसारी। तो इसमें क्या होता है? जहां माप की मापक वैधता का आकलन उसकी तुलना समान संकल्पना वाले दूसरे माप से की जाती है जो एक दूसरे की पद्धति से उत्पन्न होता रहा है, वहां अभिसारी वैधता की स्थिति। तो अभिसारी वैधता से तात्पर्य है नया प्रतिदर्श अन्य चरों एवं उसी निर्माण के अन्य उपायों से कितनी निकटता संबंधित है। अगला है निम्नांकित में से कौन वाचिक दत्त के स्रोत हैं? तो ट्रैफिक सिग्नल और वाचिक दत्त के ट्रैफिक सिग्नल, अर्ध संरक्षित साक्षात्कार, वर्णनात्मक साक्षात्कार और केंद्रीय समूह और शरीर भाषा। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा, देखिए वाचिक दत्त में आ जाएंगे अर्ध संरचित साक्षात्कार और विवरणात्मक साक्षात्कार और केंद्रीय समूह आ जाएंगे। क्या क्या हो जाएगा? B, C, D। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? B सही हो जाएगा। शरीर भाषा और ट्रैफिक सिग्नल जो हैं वो वाचिक दत्त में नहीं आते हैं। वाचिक दत्त से अभिप्राय मौखिक उच्चारण की सामग्री के व्यक्तिपरक या गुणात्मक कूट के मापन की पद्धति है। वाचिक दत्त के अंतर्गत अर्ध संरचित साक्षात्कार, विवरणात्मक साक्षात्कार और केंद्रीय समूह आते हैं। अगला है एक सुव्यवस्थित पुनरीक्षण का वर्णन एक प्रतिकरणीय एवं विज्ञानपरक प्रक्रिया है। ठीक है। कथन 2 है एक पारदर्शी पुनरीक्षण व्यक्ति के एवं दूसरे पूर्वाग्रहों को कम करने से हमारी सहायता कर सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका दोनों सत्य हैं। एक सुव्यवस्थित पुनरीक्षण का वर्णन एक प्रतिकरणीय और विज्ञानपरक प्रक्रिया है और एक पारदर्शी पुनरीक्षण व्यक्ति के एवं दूसरे पूर्वाग्रहों को कम करने में हमारी सहायता कर सकता है।
क्या होता है इसमें, एक सुव्यवस्थित पुनरीक्षण किसी विशिष्ट मुद्दे पर व्यवस्थित अन्वेषण, मूल्यांकन, संश्लेषण करता है। इसके अतिरिक्त यह स्पष्ट एवं प्रतिलिपि प्रस्तुतिकरण के तरीकों को भी बृहद इस्तेमाल करता है। इस तरह सुव्यवस्थित पुनरीक्षण का वर्णन एक प्रतिकरणीय विज्ञानपरक प्रक्रिया है। ध्यातव्य की पारदर्शी पुनरीक्षण कई प्रकार के पूर्वाग्रहों को भी समाप्त करता है। इस तरह दोनों सत्य हैं। अगला है चर दिए हैं, विशिष्ट और विशेषताएं दी गई हैं। स्वतंत्र, निर्भर, नियंत्रण और विविक्त। तो इसमें क्या होगा इसका, एक मिनट इसका देख लेते हैं हम लोग क्या है। स्वतंत्र क्या होगा, ये कारण संबंधी होता है। और निर्भर का होगा वह चर जो प्रभावित होता है। और नियंत्रण में हो जाएगा, उपभागों में नहीं बांटा जा सकता है और विषयों को विशिष्ट कोटि में बांटने के लिए प्रयोग किया जाता है। विभक्त करना, विभक्त नियंत्रण में होता है। ठीक है, स्वतंत्र में कारण संबंधी, निर्भर में वह चर जो प्रभावित होता है। स्वतंत्र में क्या होगा, कारण संबंधी, निर्भर में वह चर जो प्रभावित होता है। इसके अलावा जो नियंत्रण और विविक्त बचे हैं, ये क्या होता है, नियंत्रण होता है विषयों को विशिष्ट कोटि में बांटने के लिए प्रयोग करना, विविक्त होता है उपभागों में बांटा नहीं जा सकता। क्या होता है इसमें, ऐसा चर जो कारणों को प्रतिनिधित्व देता है, स्वतंत्र चर कहलाता है। कारणों को प्रतिनिधित्व देता है, उसमें स्वतंत्र चर होते हैं। इसके अतिरिक्त वह चर जो किसी अन्य चर पर निर्भर करता है, निर्भर चर होता है। विषयों को विशिष्ट कोटि में बांटने हेतु नियंत्रण प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। ध्यातव्य कि विविक्त तथ्यों को बांटना संभव नहीं है। उदाहरण था, एक स्कूल में बच्चों की संख्या विविक्त तथ्य है। आप पूरे बच्चों की गिनती कर सकते हैं, परंतु 1.5 बच्चों की गणना करना संभव नहीं है ना। इस तरह कथन सही है। अगला है, कोई विद्यार्थी अपने अध्यापन का अभिवादन गुड मॉर्निंग से करता है। यहाँ संचार का माध्यम क्या है, वाक है, बोल रहा है ना। तो क्या होगा, गुड मॉर्निंग। वही हम लोग कोई सिर हिला देता है तो वो क्या होगा, किसी मूक वाला हो जाएगा। किसी विद्यार्थी के द्वारा किया गया गुड मॉर्निंग का अभिवादन वाक संचार को व्यक्त करता है। वाक संचार के अंतर्गत अपनी भावनाओं, आशय की ध्वनि के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। अगला है, कक्षा में संचार के आयाम हैं। दुर्बोधता का स्तर, अवलोकन का स्तर, अंतर्वेशन का स्तर, साभिप्रायता और मानकीय निर्णय। तो ये क्या होगा, इसमें हो जाएगा संचार के आयाम, अवलोकन का स्तर होता है, साभिप्रायता होता है और मानकीय निर्णय होता है। ठीक है, क्या होता है इसमें, सामान्यतः कक्षा संचार को 3 भागों में बांटा जा सकता है, मौखिक, अशाब्दिक, लिखित। कक्षा में संचार के विभिन्न आयाम हो सकते हैं, जिनमें प्रमुख है अवलोकन का स्तर, साभिप्रायता, मानकीय निर्णय। अगला है संचार, कथन है, संचार उन सामाजिक कारकों में से एक के रूप में देखा जाता है जिनका प्रभाव शैक्षणिक संस्थानों सहित पूरे समाज पर पड़ता है। बिल्कुल। अगला है, सेकंड है, संचार किसी भी समाज के विकास, अनुरक्षण और सांस्कृतिक व्यवस्था के परिवर्तन में सहायक नहीं है। नहीं, तो क्या है, एक सही है और 2 गलत है। ठीक है, बिल्कुल जो संचार होता है वो किसके विकास भी होता है उससे, और अनुरक्षण भी होता है समाज का, और सांस्कृतिक व्यवस्था भी होती है, उसमें परिवर्तन भी आता है संचार के माध्यम से। संचार उन सामाजिक कारकों में शामिल होता है जिसका प्रभाव व्यक्ति की परिस्थिति से संबंधित प्रत्येक बिंदु पर पड़ता है। शैक्षणिक संबंध संस्थान मानव की परिस्थिति का मुख्य हिस्सा है। इस तरह संचार का प्रभाव शिक्षण संस्थानों सहित पूरे समाज पर पड़ता है। विदित हो कि संचार का गहरा प्रभाव सामाजिक या राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करता है। इस तरह कहा जा सकता है कि यह सांस्कृतिक व्यवस्था के परिवर्तन में सहायक है। सक्रिय श्रवण के चरणों का क्रम है, समझ, स्मरण, प्रत्युत्तर, आग्रहण, मूल्यांकन। तो क्या होगा, सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा आग्रहण, फिर क्या आ जाएगा, आग्रहण, फिर समझ आएगी। सक्रिय श्रवण के लिए बोला, सबसे पहले क्या हो जाएगा, आग्रहण आ जाएगा, फिर समझ आ जाएगी, उसके बाद क्या आएगा, फिर आ जाएगा मूल्यांकन। मूल्यांकन के बाद क्या हो जाएगा,
स्मरण आएगा, फिर सबसे लास्ट में क्या देंगे हम लोग, प्रत्युत्तर देंगे। फीडबैक तो बाद में होता है ना, सबसे लास्ट होता है, लास्ट का होता है, ठीक है। तो सी हो जाएगा। सक्रिय श्रवण का एक गुण है जिसके द्वारा व्यक्ति वक्ता की सूचना को समझकर उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। सक्रिय श्रवण पर श्रोता के व्यक्तित्व का पता चलता है तथा उसका अपने समाज या संगठन में व्यक्तिगत संबंध मजबूत होता है। सक्रिय श्रवण के निम्नलिखित 5 चरण हैं: आग्रहण, समझ, मूल्यांकन, स्मरण और प्रत्युत्तर। अगला है वाक्य के प्रारूप और उद्देश्य दिए गए। रात्रिकालीन भोजन के पश्चात दिया गया भाषण, शैक्षणिक भाषण और विपणन कार्य से संबंधित भाषण। और लास्ट है राजनीतिक भाषण। तो क्या होगा इसमें, होगा रात्रिकालीन भोजन के पश्चात दिया गया भाषण क्या होगा, मनोरंजन करना, जिसका सूचनापरक होना आवश्यक नहीं है। ज़्यादातर मनोरंजन वाले होते हैं रात्रिकालीन। शैक्षणिक भाषण क्या होंगे, शैक्षणिक भाषण ये होंगे कौन से, संसूचित करना जिसमें, ठीक है, किसी चीज़ को हम लोग संसूचित करते हैं उसमें, शैक्षणिक भाषण में। और विपणन कार्य से संबंधित जो होता है उसमें क्या होता है, अभिप्रेरित करना या अनुनय करना। नहीं, विपणन नहीं होगा, 1 मिनट। इसमें क्या होगा, विपणन कार्य से संबंधित भाषण में क्या होता है, किसी को प्रभावित करना होता है। और जो लास्ट बचा था कौन सा था, चौथा, राजनीतिक भाषण। ये राजनीतिक भाषण में क्या करते हैं, अभिप्रेरित करते हैं हम लोग, अनुनय करते हैं ना। क्या होता है इसमें, रात्रिकालीन भोजन के पश्चात, इसका ए सही होगा, ठीक है। रात्रिकालीन भोजन के पश्चात दिए गए भाषण का उद्देश्य सामान्य रूप से मनोरंजन करना होता है जिसका सूचनापरक होना आवश्यक नहीं है। शैक्षणिक भाषण का उद्देश्य संसूचित करना होता है। विपणन कार्य से संबंधित भाषण का उद्देश्य टीम के सदस्यों को प्रभावित करना होता है। राजनीतिक भाषण का उद्देश्य सामान्य तौर पर अभिप्रेरित करना या अनुनय करना होता है। राजनीतिक भाषण सूचनाओं द्वारा अपने पक्ष में अभिप्रेरित या मत हेतु अनुनय करना हो सकता है। तो ये हम लोगों ने 20 क्वेश्चन कर लिए हैं। इसके बाद की जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, ताकि हमारा माध्यम और हमारा जुड़ाव बना रहे। और भी अगर आपको हिस्ट्री वगैरह की वीडियो चाहिए तो वो भी हम लोगों ने बना रखे हैं, तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं उसको। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।